हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज नई प्रश्नावली शुरुआत करेंगे और प्रश्नावली द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि अध्याय 4 में है। आज हम इस पर बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, जिससे कि क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ये 4 प्रश्नावली अध्याय 4 में दिया हुआ है। इसके लिए हम आज बेसिक कंसेप्ट देंगे और बेसिक कंसेप्ट इस प्रकार से देंगे कि आप लोग भूल ना पाएंगे। अगर आप भूलते नहीं हैं तो क्या होता है कि कंसेप्ट बना हुआ रहता है। तो आज हम लोग सीखते हुए इसको जानेंगे। आज देखिए, सबसे पहले तो ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। अब है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। सबसे पहले बात है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण जिस समीकरण के चर का घात 2 होता है वो द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ a, b, c एक क्या है, एक वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0, a को 0 नहीं होना है। ये बात को दिया गया है, जो कि लिख भी दिया गया है। लेकिन हम इसको समझते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण है। तो चर का घात जो है, चर का घात जैसे कि हम करेंगे 2x² + 4x + 5 = 0। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि चर का घात 2 है। लेकिन अब इसी को लिख देते हैं 2x³ + 4x² + 3 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का किसी भी बहुपद का अधिकतम घात ही उसका घात कहलाता है। तो ये इसमें तो 3 घात है, तो ये द्विघात समीकरण हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले ये जानना है कि जिस समीकरण के चर का घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बात तो स्पष्ट हुआ। अब देखिए, कहेंगे कि हम x² = 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, द्विघात समीकरण है क्योंकि चर का घात 2 है। ठीक है, माने चर का घात 2 होना है। अब देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के बारे में भी जिक्र किया गया है कि व्यापक रूप जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसका फॉर्मेट देखिए क्या है, x² आता है। इसका देखिए इसका फॉर्मेट ऊपर वाला का देखिए, x² आता है, x आता है, ये कांस्टेंट पद है, ये कांस्टेंट पद है, ये बराबर का 0। तो इसका तो गुणांक है, ये इसका गुणांक है, तो यहाँ पर लिख सकते a। इसका भी गुणांक है तो यहाँ भी लिख सकते b। ये तो कांस्टेंट पद है, तो क्या हो गया ax² + bx + c। ये c कांस्टेंट पद को हम c भी लिख सकते बराबर 0 होता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि द्विघात समीकरण के बारे में हम लिख भी दिए हैं कि जिस समीकरण के चर का घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर नहीं है 0 के। a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a को 0 नहीं होना है। भले b और c हो जाए 0, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन a को 0 नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण होगा। एक बार देखिए, द्विघात समीकरण तो बात स्पष्ट हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब देखिए गौर से कि कहने का सेंस मेरा ये है कि परीक्षा में, इस एग्जाम में जितना बात को बताए उसमें से कौन सा बात महत्वपूर्ण हुआ। तो जो कि परीक्षा में पूछता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, या सामान्य रूप क्या होता है, या मानक रूप क्या होता है।
तो इसका आंसर होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम समझेंगे दूसरा स्टेप को, समझते हैं विवेचक। पहला स्टेप को समझ लिए, दूसरा स्टेप को समझते हैं विवेचक क्या होता है। विवेचक व्यंजक b² माइनस 4ac। अब देखिए एक बात कि व्यंजक, जैसे कि मान लिया जाए कि b² माइनस 4ac एक व्यंजक है, इसका जो मान निकलता है वही आपका d कहलाता है, विवेचक। अब जैसे कि मान लिया जाए, हम बताए आप लोगों को कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसमें a बराबर कितना होता है, इसका गुणांक को देखते। a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर 3 है और c के स्थान पर तो कांस्टेंट पद है, ये टर्म है। तो a बराबर लिखते हैं 2, b बराबर कितना लिखते हैं, b बराबर लिखते हैं 3 और c बराबर 4। तो यही जो है d जो होता है व्यंजक है, जिसमें से क्या करते हैं b² माइनस 4ac का जो मान निकलता है वही आपका विवितकर या विवेचक कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये भी बात आपको स्पष्ट हुआ, दूसरा बात स्पष्ट हुआ। अब तीसरी बात को देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में। इसको मिटा लेते हैं एक बार। डी के बारे में हम लोग जान लिए, डी क्या होता है। अब है कि डी से लिंक है ये कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विवेचक डी के मान पर निर्भर करता है। अब डी के मान पर निर्भर करता है क्या चीज, मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होता है, मतलब क्या है कि उसमें चेक करना है प्रकृति कि वह मूल क्या है, वास्तविक होता है कि नहीं, वास्तविक है कि नहीं, क्या वास्तविक नहीं है कि नहीं, और क्या मूल जो है 2 मूल निकलेगा। द्विघात समीकरण के 2 ही मूल निकलेंगे, केवल 2 हल होगा, जो कि अल्फा और बीटा के नाम से जाना जाता है, जो कि आगे हम बताएंगे। तो वो देखना कि मूल वास्तविक है कि नहीं, वास्तविक है कि नहीं, और चेक करना कि मूल समान है कि असमान है। इसके द्वारा हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के द्वारा हम जानते हैं। इसमें आपको 3 स्थिति दिए हुए हैं। जब आप d का मान निकालते हैं तो d का मान क्या निकल सकता है, कोई धनात्मक अंक निकल सकता है। क्या निकल सकता है, धनात्मक अंक निकलेगा। कौन कौन सा अंक निकलेगा, धनात्मक अंक निकलेगा। जैसे हम d का मान अभी बताए ना दूसरा स्टेप में, b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो इसका जो मान निकलेगा वह धनात्मक मान निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, ऋणात्मक मान निकल सकता है। क्या निकल सकता है, ऋणात्मक मान निकल सकता है, और क्या निकल सकता है, मान शून्य भी निकल सकता है। यही 3 स्थिति आएगा जी का मान निकालने पर, और इसके द्वारा चेक करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं, मूल समान है कि नहीं, असमान है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी इसके द्वारा मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला स्थिति को देखिए कि d इज ग्रेटर दैन 0 है। पहला स्थिति को देखिए, d इज ग्रेटर दैन 0 है तो मूल कैसा होगा। अगर आपका धनात्मक मान निकलेगा, कोई धनात्मक है कि 1 2 3 4 5 10 15 20 50 60 जो भी धनात्मक अंक निकलेगा, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। d इज ग्रेटर दैन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर दैन, d इज ग्रेटर दैन 0, तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। जो कि यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि d इज ग्रेटर दैन 0 हो तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। एक कंडीशन, जब धनात्मक अंक निकलेगा, ठीक है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आपका मान ऋणात्मक निकलेगा, अगर ऋणात्मक जैसे कि -5 निकला, -8 निकला, जो भी ऋणात्मक अंक निकलेगा तो इसका प्रयोग होगा d इज लेस देन 0। ऋणात्मक मान निकलेगा तो क्या चीज का प्रयोग होगा, d इज लेस देन 0, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा। जो कि लिख भी दिया गया यहाँ पे, d इज लेस देन, देखिए ये वाला है d इज लेस देन 0
तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होगा, लिख भी दिया गया है। और एक है d शून्य निकलेगा तो क्या होगा, शून्य d का मान अगर शून्य निकलेगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, जो कि यहाँ भी लिख दिया गया है। d = 0 तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। तो तीन स्थिति बताया गया इसमें, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0 और d इज इक्वल टू 0। जब अगर d इज ग्रेटर देन 0 कोई धनात्मक अंक निकलता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। और d इज लेस देन 0 यानी ऋणात्मक मान निकलता है तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। और जब d का मान शून्य निकलता है तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। इस प्रकार से d के प्रकृति के बारे में बताए। द्विघात समीकरण है तो इस समीकरण का दो ही हल होगा। अगर त्रिघात समीकरण होता तो इसका हल 3 होता। ठीक है, एक बार देखिए। अब हम मिटा लेते हैं इसको थोड़ा। अब देखना ये है, अब हमको देखना है ये, ठीक से मिटा लेता हूं एक बार। देखिए अब हम 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। 4 में देखिए 4 में क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 मूल होते हैं, जिन्हें अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा तथा इसको पढ़ते बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। 2 ही मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 मूल होते हैं, उसका 2 हल भी होता है। ठीक है, फिर देखिए 5 में देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो ये फॉर्मूला हो गया, बहुत काम में आएगा। क्या है, मूलों का योगफल में ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अब मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। जब आप सवाल को बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे तो बिल्कुल ये सब सूत्र समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अभिष्ट द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा बराबर 0। ये सब सूत्र है जो कि काम में आएगा। और एक बहुत ही 7 नंबर में देखेंगे, 7 नंबर को देखिए, द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र से भी निकाला जा सकता है, जो निम्न प्रकार के हैं। निम्न है, मूल बराबर क्या होगा, -b ± √d/2a। एक ऐसे भी बुक में लिखा हुआ होता है, इसको मूल बराबर ऐसे करके भी लिखा रहता है, मूल x बराबर -b ± रूट में क्या कर लेता है यहाँ पर b² - 4ac/2a, ऐसे भी लिखा रहता है। बात बराबर है, लेकिन ज़्यादा इसका प्रयोग करना चाहिए, जो कि इसमें पजलिंग सिस्टम नहीं है। एक बार √d का मान डालिए और वो निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण का मूल द्विघाती सूत्र से निकाला जा सकता है। अब देखिए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, जो कि पहला द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक है द्विघाती सूत्र विधि, ठीक है, जो कि इसका फॉर्मूला लिख दिया गया। दूसरा होता है गुणनखंड विधि के द्वारा भी द्विघात मूल ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड विधि के द्वारा। और तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के 3 विधि हैं, जो कि हम बताएंगे। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दिए, और इस कंसेप्ट को अगर बार बार देखते हैं तो आपका
ये जो है अध्याय 4 जो कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये 4 क्वेश्चन में, 4 प्रश्नावली में ये सब जितने सारे चीज़ को बेसिक कंसेप्ट दिया गया उसका उपयोग में आएगा। और अगर आप इस चैप्टर को सही तरीक़ा से कर लेते हैं तो हर परीक्षा में, एग्जाम में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को बार बार देखें, बेसिक कंसेप्ट बनाएं, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।